बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं रियल एंड अपरेंट डेप्थ। इट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने यहाँ पर एक डेंसर मीडियम ले लिया वाटर, ऊपर ले लिया एयर विच एक्ट्स एज अ रेयर मीडियम। म्यू डब्ल्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड म्यू ए इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। हमने अपना ऑब्जेक्ट ओ पानी के अंदर प्लेस कर दिया विच इज़ अ डेंसर मीडियम। यहाँ से हमने नॉर्मल इंसिडेंस शो कर दिया, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है, 0। इसको हम कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, हमारी लाइट रे एज इट इज़ आगे की तरफ चली जाएगी। सेकेंड रे हमने ले ली जो बी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल डाल लिया, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने कितना एंगल बनाया, आई। क्योंकि ये जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो हमारा आर एंगल आई से बड़ा होगा। अब एक रे यहाँ गई, एक रे इधर गई, तो ये दोनों कैसी हैं, स्प्रेड हो रही हैं। तो इसका मतलब पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं ये मिलेंगी। तो कहाँ पर ये कट कर रही है, आई पॉइंट के ऊपर। तो आई क्या हो जाएगी, पॉइंट ओ की वर्चुअल इमेज। तो x इज़ द रियल डेप्थ एंड y इज़ द अपरेंट डेप्थ, और यही चीज़ हमने यहाँ पर निकालनी है। अब हम पॉइंट b के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। म्यू डब्ल्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू ए इंटू साइन आर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर बाय साइन आई। बट इसका सिंबल हम क्या लिख सकते हैं, ए म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमने सिंबल भी यहाँ रख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं ओ ए बी। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी। तो यहाँ से हम साइन आई निकाल लेते हैं। साइन आई इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल हमने ले ली आई ए बी, यहाँ से हम साइन आर निकाल लेते हैं। साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन आई बी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ये एकांतर कोण बन गए। तो यहाँ पे भी हमने आई कर दिया, ये दोनों आपस में एकांतर कोण है। यहाँ पे भी एंगल आर है, यहाँ पे भी हमने एंगल आर रख दिया, ये आपस में संगत कोण है। यहाँ से हमारे पास साइन आई की वैल्यू आ गई, ट्रायंगल से साइन आर भी आ गया। तो साइन आर को साइन आई से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से रेशियो के रूप में हमारे पास आ गया ओ बी अपॉन आई बी। नाउ ए एंड बी आर वेरी नियर अबाउट पॉइंट्स। तो जो डिस्टेंस हम बी से मेज़र कर रहे हैं वो ए से भी मेज़र कर सकते हैं। तो ओ बी इज जस्ट इक्विलेंट टू ओ ए, आई बी इज इक्विलेंट टू आई ए। रिप्लेस कर दिया हमने, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 को कंपेयर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू ओ ए बाई आई ए। ओ ए डायग्राम से x के इक्वल है और आई ए किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या हो गई, x अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। अगर ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 है, लेट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आ गई, 7.5 सेंटीमीटर। नाउ रिफ्रैक्शन इफेक्ट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। जब सनराइज होता है या सनसेट होता है तो सनलाइट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर पहुंचना होता है। तो जैसे यहाँ सन होरिजन के नीचे है, सनलाइट स्टार्ट हुई, एटमॉस्फेयर के कारण उसमें बेंडिंग हो गई, रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स के कारण फिर से बेंडिंग हुई। यहाँ कोई अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर है, उसको ये लाइट कहाँ से आती हुई नजर आएगी, पॉइंट एस डैश से। एस डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ सन। सन एक्चुअली होरिजन से नीचे है, मतलब अभी सनराइज नहीं हुआ लेकिन आप फिर भी उसकी लाइट को रिसीव कर पा रहे हो। तो हम सन के एक्चुअल राइज से 2 मिनट पहले उसको देख सकते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। इसी तरह से सन सेट हो चुका होगा, मतलब सन होरिजन के नीचे जा चुका होगा, फिर भी आप 2 मिनट तक उसको देख सकते हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से दिन की लंबाई कितने मिनट बढ़ गई, 2 मिनट बढ़ जाएगी। Now we discuss about total internal reflection. It is very important concept. Its 2 essential conditions are, firstly, the object should be placed in the denser medium.
so that the ray of light should go from denser medium to rarer medium and the angle of incidence should be greater than critical angle. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमने यहाँ डेंसर मीडियम ले लिया वाटर, ये इंटरफेस हो गया, ऊपर की तरफ एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इट एक्ट्स एज रेयर मीडियम। अब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया डेंसर मीडियम में, इससे बहुत सारी रेज हमने ऑब्जर्व की डिफरेंट एंगल्स के ऊपर। एक तो हमने नॉर्मल इंसिडेंस दिखा दिया, मीन्स जिस डायरेक्शन में नॉर्मल होना चाहिए उसी डायरेक्शन में रे जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, इसका रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, ये एज इट इज़ आगे चली गई। दूसरी रे हमने ऐसी ले ली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, ये जा रही है डेंसर टू रेयर, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आर एंगल आई से बड़ा होगा, इट मूव अलॉन्ग A1 B1 डायरेक्शन। अब हमने और रे ले ली जिस केस में अगले नेक्स्ट केस में आई की वैल्यू फर्स्ट केस से ज़्यादा होगी, ये तिरछाई बढ़ती जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अब हमने क्या लिया, यहाँ पर नॉर्मल डाल लिया। अब हमारी रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जा रही है, अलोंग द इंटरफेस। अगर इंटरफेस के साथ साथ चलती है हमारी रिफ्रैक्टेड रे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इस समय हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। अब हमने एक और रे स्टार्ट कर ली, अब इस केस में आई की वैल्यू C से भी ज़्यादा है, नॉर्मल डाल लिया। अब रे जब रिफ्रैक्ट हुई तो वो इंटरफेस के साथ तो पहले ही आ चुकी थी पिछले केस में, अब वो R इज ग्रेटर देन 90। अब R अगर ग्रेटर देन 90 होगा तो जो रे है वो वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी, डेंसर से रेयर में जा रही थी, रिफ्रैक्ट होके वापस डेंसर मीडियम में आ गई। तो ये हमने क्या ऑब्जर्व किया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी घटना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ एंगल आई C से ज़्यादा है, रे डेंसर से रेयर में जा रही है, वापस डेंसर में आ गई, तो ये घटना है आपकी TIR। इसकी डेफिनेशन भी देख लो, when a ray of light travels from a denser medium to the rarer medium and its angle of incidence is greater than critical angle C, then it is reflected back in the denser medium। तो ये दो कंडीशंस के आधार पर हमने इसको डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम निकालेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं पॉइंट A2 के ऊपर। पॉइंट A2 के ऊपर देखो म्यू W इंटू साइन C नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू म्यू A इंटू साइन R ऊपर की तरफ है। लेकिन जब I और C इक्वल होता है तो R किसके इक्वल होता है, 90। साइन 90 पुट कर दिया, साइन 90 तो 1 होता है, तो म्यू W साइन C इज इक्वल टू म्यू A। इसको रीअरेंज कर लो, म्यू A को नीचे ले आओ, साइन C को नीचे लेके जाओ, तो ये क्या बन गया, A म्यू W इज इक्वल टू 1 बाय साइन C। दिस इज द फॉर्मूला। Diffractive index of denser medium with respect to rarer medium is equal to 1 upon sine of critical angle। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो आप C निकाल सकते हो, C गिवन है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फॉर एग्जांपल ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जो आपके डायमंड की चमक है उसका कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, तो इस आधार पे हम इसका क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 24.4 डिग्री। तो डायमंड की कटिंग इस तरह से की जाती है कि जैसे ही लाइट अंदर एंटर करेगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा 24.4 से ज़्यादा होगा, तो लाइट बार बार वही रिफ्लेक्ट होती रहेगी, तो इसीलिए आपको डायमंड जो है वो ब्रिलियंट नज़र आता है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है मिरेज। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो हमें डेजर्ट्स में हॉट समर डेज में देखने को मिलता है, जिसको आप हिंदी में मृग तृष्णा कहते हो। जैसे यहाँ पर कोई भी पेड़ है उसकी हमें उल्टी इमेज दिखाई दे देगी, जैसे कि यहाँ पर सरफेस बहुत गर्म हो जाएगा, गर्म सरफेस के टच में जो एयर आएगी वो भी गर्म हो जाएगी, तो वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी क्योंकि इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एयर जो है वो डेंसर होती जाएगी, ठंडी एयर डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जो आपके मीडियम बन रहे हैं वो डेंसर मीडियम है,
लेयर बाय लेयर, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो मान लो यहाँ से लाइट रे स्टार्ट हुई तो कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम। इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, डेविएट होते होते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, वो नीचे जाने के बजाय वापस उसी माध्यम में जाना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, उसको ये लाइट कहाँ से आती हुई नजर आएगी, यहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस ट्री का इन्वर्टेड इमेज ऑब्जर्व कर सकते हैं। This is due to total internal reflection. Now third is optical fiber. ये बहुत फाइन ग्लास या क्वार्ट्ज के फाइबर होते हैं, इनका डायमीटर बहुत कम होता है, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं, बहुत बारीक होते हैं ये रेशे भी। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होती है 1.5। इनको हम ऐसे मटेरियल से कॉट कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.48। इनको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़े रिलायबल हैं और फास्टली हमारे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन कर सकते हैं। मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ से लाइट को एंटर करवाया, अब ये डेंसर से कहाँ जाने की कोशिश कर रही है लाइट, रेयरर में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, बार बार रिफ्लेक्शन हुआ, तो लाइट की स्पीड से हमारा सिग्नल हम पहुंचा सकते हैं। कुछ प्रिज्म्स भी ऐसे होते हैं जो लाइट का क्या करवा सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उनका एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी दो साइड सेम है। तो प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो क्रिटिकल एंगल कितना आता है 42। इसका मतलब लाइट को अगर हम 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस करवाएंगे तो उसका वहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने प्रिज्म दिखा रखा है, एक एंगल 90 डिग्री का है, ये दो साइड सेम है। यहाँ पर आपने लाइट का इंसिडेंस करवाया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो यहाँ से लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। मीन्स हमें रिफ्रैक्शन के कारण तो लाइट इस साइड मिलनी चाहिए थी, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण साइड चेंज हो गई। मीन्स हमें आर क्यू साइड की बजाय हमें कहाँ लाइट मिल रही है, पी क्यू साइड में। तो ए की इमेज ए डैश के रूप में मिल रही है, बी की इमेज बी डैश के रूप में। अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर गिवन है और हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल एंगल विच इज इक्वल टू 42 डिग्री।